नमस्कार। मैं डॉक्टर सावित्री कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, एमए सेम4 के विद्यार्थियों के लिए झारखंड पर केंद्रित हिंदी लेखन के तहत झारखंड के प्रमुख हिंदी कहानीकारों पर बात करूंगी। झारखंड की प्रमुख हिंदी कथाकार रही हैं एलिस एक्का। एलिस एक्का ने 50 के दशक में कथा लेखन का प्रारंभ किया। प्रसिद्ध कथाकार राधा कृष्ण के संपादन में 3 फरवरी 1947 ईस्वी को आदिवासी नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इस पत्रिका से जुड़ने वाले जाने माने विद्वान लेखकों का नाम इस प्रकार है: जगदीश त्रिगुणायत, प्यारा किरकिट्टा, रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी, एलिस एक्का, दिनेश्वर प्रसाद, फादर कामिल बुल्के, नलिन बिलोचन शर्मा। आदिवासी पत्रिका में दुर्गी के बच्चे और एल्मा की कल्पनाएं 26 जनवरी 1962 के अंक में एलिस एक्का की कहानी छपी थी। दुर्गी दलित महिला है और एल्मा आदिवासी है। बचपन से एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ी रहने वाली दो अवर्ण महिलाएं एलिस एक्का की कहानियों की बचपन से एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने वाली दो अवर्ण महिलाओं की ये कहानी है। प्रेमचंद के बाद दलित विषय पर लिखी गई यह हिंदी की पहली दलित कहानी है जिसे एलिस एक्का ने लिखा है। एल्मा और दुर्गी की बचपन से ही आत्मीयता थी। एल्मा आदिवासी लड़की है। वह दुर्गी के काम से घृणा नहीं करती, जाति सूचक शब्दों से संबोधन नहीं करती, उसे हेय दृष्टि से नहीं देखती, क्योंकि मनुष्य मनुष्य में वर्णगत आधार पर भेदभाव करना आदिवासियों के स्वभाव और संस्कार में नहीं है। 15 अगस्त बिल्चो और रामू कहानी इसी पत्रिका में 12 अगस्त 1965 को छपी थी। बिल्चो की माँ सुमरी, बिल्चो, फेचो आदि एलिस की कथा नायिकाएं अनवरत श्रम करती हैं। वन जाकर वन उत्पाद तोड़ लाती हैं और जंगल उनको जीवन देता है। एलिस एक्का की सबसे प्रमुख कहानी है धरती लहराएगी, झालो नाचेगी, गाएगी। यह कहानी आदिवासी पत्रिका में 17 अगस्त 1967 को छपी थी। कुआं, चुआ, नदी, नाले, झरने, कहीं पानी नहीं। पशुओं के लिए भी चारा, पानी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। भूखमरी के कारण मनुष्य, गाय, बकरी सभी पीड़ित थे। झालो सरकार की नीतियों से आश्वस्त है। लाल कार्ड, मुफ्त अनाज का प्रबंध, जो काम करने लायक उनको काम दे रही है सरकार, लेकिन वह दूसरों के दुख से दुखी है। बांध, पोखर, आहर, सड़क, सबका काम हो रहा है। यह 1967 के अकाल के समय में लिखी गई कहानी है। ननको जानता है कि झालो कब गाएगी, कब नाचेगी, जिस दिन सबकी भूख मिट जाएगी, जिस दिन हमारी धरती धान के पके बालों से लहराएगी, उसी दिन झालो नाचेगी और गाएगी। इस कहानी में झालो सिर्फ अपनी चिंता नहीं करती, सबके लिए चिंतित है। आदिवासी सांस्कृतिक वैशिष्ट्य में व्यक्तिवादिता के लिए कोई स्थान नहीं है। मनुष्य, जीव, जंतु, प्रकृति की चिंता आदिवासी जीवन दर्शन में समाहित है। वर्तमान महामारी के दौर में यह कहानी अत्यंत प्रासंगिक बन पड़ी है। वाल्टर भेंगरा झारखंड के वरिष्ठ हिंदी कथाकार हैं, जिनकी कहानियां सीधे हिंदी में लिखी गई। संगी कहानी में चोरी छिपे आदिवासी मजदूरों को प्रदेश से बाहर ले जाने के खिलाफ दुलारी,
न सिर्फ आवाज बुलंद करती है बल्कि उन्हें राज्य से बाहर ले जाने वाले रघु और हरवीर को पुलिस के हवाले करती है। संगी को दुलारी कहानी के साथ पढ़ा जाना चाहिए। दोनों कहानियों का कथ्य औपन्यासिक फलक की तरह विस्तृत है। दुलारी किसी बड़े उपन्यास की नायिका सी प्रतीत होती है। असम से पढ़ाई करने के लिए रांची आती है और अपने पिताजी को साथ लेकर अपने पुरखों के गांव में रहने के लिए आती है। ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिसमें वह पूर्णतः अपने गांव के लोगों के साथ खड़ी होती है, सिर्फ मूक दर्शक नहीं होती। लाह की बिक्री के क्रम में दुलारी के प्रयास से हाटों में चल रहे धांधली और लूट से प्रशासन की नींद टूटती है। वाल्टर फेंगरा के कथा पात्र असम, अंडमान और महानगरों से वापस लौटते हैं। खखरा कहानी में जतरा, जो कि गांव में खखरा के नाम से प्रसिद्ध था, कुशाग्र बुद्धि युवा था। मेडिकल की पढ़ाई करके सुख सुविधापूर्ण जीवन जी सकता था, परंतु वह अंत में अपने पद से त्याग पत्र देकर अपने गांव की मिट्टी में वापस आता है। अपने गांव में स्कूल, अस्पताल, कुटीर उद्योगों की स्थापना करता है। दूरदर्शन के लिए बाद में इसी जतरा बाबू पर कार्यक्रम बनाया जाता है और उसकी सराहना की जाती है। आदिवासी क्षेत्रों में लोग परंपरागत खेती, जैविक खेती करते हैं। रासायनिक खाद के बदले खरपतवार, गोबर का खाद, कीटनाशक के लिए सेंदुआर, नीम, भिलवा, करम, सखुआ की डालियों का प्रयोग होता रहा है। परंतु अब कीटनाशकों और रासायनिक खाद के कारण छोटी मछलियां, केकड़े, घूंगी नष्ट होने की कहानी कहती है उनकी एक कहानी पोथी। वाल्टर फेंगरा की एक कहानी है विकल्प, जिसमें किशोर और रजनी महानगर की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और गांव से शहर में महानगर की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और अंत में ये वापस अपने गांव आते हैं। उन दोनों का निर्णय गांव के विकास और उद्यमशीलता के लिए अंततः सही साबित होता है। ऐसे दौर में जब लोग जड़ों से दूर हो रहे हैं, विदेशों में नौकरी और प्रवास के लिए लालायित हैं, वाल्टर फेंगरा के कथा पात्र, कई कहानियों के कथा पात्र अपने गांव में ही वापस आते हैं और वहां की समस्याओं से निजात दिलाने की पहल और अगुवाई करते हैं। फ्रांसिस्का कुजूर का कहानी संग्रह मूसल 2011 में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह में कुल 15 कहानियां हैं। सबसे प्रमुख कहानी उस संग्रह की गोदना है। बाद में एक पत्रिका में उन्होंने एक कहानी वैशाखी प्रकाशित करवाई है। वैशाखी की कहानी में यूरेनियम के रेडियोधर्मी विकिरण के प्रभाव से जादूगोड़ा क्षेत्र में अपाहिज रवि और चांदो की प्रेम कहानी है। चांदो अपाहिज रवि के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाती है। कहानी में कई विचार उतोजक पहलू हैं। जच्चा बच्चा दोनों के लिए यहाँ का माहौल, हवा पानी उचित नहीं है। डॉक्टर कहते हैं शायद रेडियोधर्मी विकिरण का ही प्रभाव है जो गर्भाशय में असर करता है। मैं तो कहाँ जाऊं, मेरा तो घर द्वार है, यहाँ से तुम वापस चले जाओ। ये यूरेनियम क्षेत्र में वहां रह रहे लोगों की, आदिवासियों की मार्मिक कथा है। कथाकार शिशिर टुडू झारखंड के विभिन्न जन आंदोलनों से जुड़े रहे थे, सक्रिय थे। उनकी फागू का कुआं कहानी फागू को किसान से मजदूर बनाने की मार्मिक कथा कहती है। फागू के पास सरई टाड़ की पुरखा जमीन थी। उस पर गांव के महाजन सुखीराम ने कब्जा जमा लिया था और कचहरी में उक्त भूमि का दावा ठोक दिया था। मुकदमा लड़ने के लिए फागू, उसकी पत्नी और दोनों बेटियां 5 साल से दिहाड़ी कमाकर जंगल से जलावन की लकड़ी, घास और वन उपज बेचकर पैसे का प्रबंध कर रहे थे। ग्राम सेवक राम अवतार के बहकावे में आकर कुआं खुदवाने के स्कीम के लालच में फागू फंस जाता है और अपने पैसे से कुआं खुदवाता है और उसके 20,000 राम अवतार
डकार जाता है। साहस कहानी में कथाकार शिशिर टुडू आदिवासी गांवों में ओझा के द्वारा स्त्रियों के डायन के नाम पर शोषण उत्पीड़न के वास्तविक कारणों की पड़ताल की है। गांव के अखड़ा से सूरज मुनि की चीख पुकार और बचाओ बचाओ की आवाज निरंतर आ रही थी, लेकिन उसको बचाने के लिए न ही उसका पति आया न उसके ससुराल वाले। अखड़ा में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। ग्राम प्रधान और पंच सभा के लोग बगले झांकने लगे। ओझा चिल्लाने लगता है और तंत्र मंत्र का मामला बताता है, जिसे महामुनि खारिज करते हुए कहती है, प्रधान जी, यह आदमी जो अपने आप को अलौकिक शक्तियों से लैस बताता है, दरअसल कुछ नहीं है। यह औरतों के इलाज और भूत प्रेत भगाने के नाम पर उनका शोषण करता है। उपन्यासकार एवं कहानीकार रणेंद्र, जो झारखंड के ही रांची क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उनका कहानी संग्रह रात बाकी एवं अन्य कहानियां 2011 में प्रकाशित हुई थीं। उनकी कहानियां आदिवासी जीवन के यथार्थ को स्पष्ट करती हैं। ये कहानियां उस क्षेत्र से संबंधित हैं जहां गरीबी, अशिक्षा और बदहाली के घने जंगलों में व्यवस्था के हिंसक नरभक्षी मनमाना शिकार करते हैं। इस संग्रह की कहानी चंपागाछ, अजगर और तालियां में पुलिस के शोषण की मर्मांतक कथा है, जो मानव अधिकार का खुला उल्लंघन करती है। रणेंद्र का नया कहानी संग्रह इस वर्ष 56 छुरी और 72 पेंच के नाम से प्रकाशित हुआ है। इस कहानी संग्रह में बाबा कौवे और काली रात, भूत बेचवा, सरेंडर जतरा झारखंड की कथा भूमि से संबंधित हैं और इनके पात्र यहाँ के लोगों की कथा कहते हैं। 56 छुरी 72 पेंच, दरवाजे में भिजी उंगली, हमन को होशियारी क्या, उनकी और महत्वपूर्ण कहानियां हैं। पंकज मित्र युवा हिंदी कहानी के सिरमौर एवं पिछले 2 दशकों से कथा लेखन में अपना मुकम्मल स्थान बनाने वाले कथाकार हैं और भूमंडलोत्तर समय में पंकज मित्र की कहानियों की चर्चा जमकर होती है। पंकज मित्र ने उत्तरी छोटा नागपुर के समाज, संस्कृति, आर्थिकी को इस तरह अपनी कहानियों में जज्ब कर लिया है कि उनकी कहानियों के चरित्र खोरठा मिश्रित हिंदी से हजारीबाग और उसके आसपास के अंचल को जीवंत करते प्रतीत होते हैं। पंकज मित्र के लेखन में कई चिर स्मरणीय कहानियां हैं। यह एक कथाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्विज मास्टर, हुड़क लुल्लू, जिद्दी रेडियो उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। क्विज मास्टर के पात्र, हुड़क लुल्लू के चरित्र बिलौती महतो का उधार फिकिर पाठकों के स्मृतियों में बस जाते हैं। पंकज मित्र की कहानियां उम्दा किस्म की कहानियां हैं और झारखंड से वे राष्ट्रीय स्तर तक पहचाने जाने वाले कथाकार हैं। शेखर मलिक की कहानियां कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। वे झारखंड के महत्वपूर्ण हिंदी कथाकार हैं। बीपी केसरी की कहानी यादों के साए देशज स्वर में प्रकाशित हुई थी, महत्वपूर्ण कहानी है। अश्विनी कुमार पंकज ने उपन्यास के साथ कहानियां भी लिखी हैं। पेनल्टी कॉर्नर और इसी सदी के असुर उनके कहानी संग्रह का नाम है।
विनोद कुमार उपन्यास के साथ कहानी लिखने में भी आगे हैं। आदिवासी जीवन जगत की 12 कहानियां उनका कहानी संग्रह है। शैली खत्री लगातार कहानी लेखन कर रही हैं, उनकी कई कहानियां चर्चित हैं। उसी प्रकार अशोक प्रियदर्शी कहानी लेखन के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। श्रवण कुमार गोस्वामी जी का नाम लिया जा सकता है। सी भास्कर राव, कमल, जयनंदन झारखंड के प्रमुख कथाकार हैं। और सबसे बड़ा नाम जो 40-50 के दशक में उभरा था वो राधा कृष्ण है। वे उपन्यास के साथ कहानी लेखन के क्षेत्र में भी आगे थे। रूपलाल बेदिया की कहानी पीले पत्ते बुजुर्गों के एकाकीपन और परिवार के लोगों के प्रति जो भावना होती है उसी प्रकार की यह कहानी है। और इस कहानी को पढ़ते हुए उषा प्रियमवदा की वापसी कहानी की याद हो जाती है। बेदिया आदिवासी समुदाय से आने वाले कथाकार हैं और उन्होंने आदिवासी जीवन के यथार्थ को प्रमुखता से अपनी कहानियों में दर्ज किया है। अमावस की रात भगजोगनी कहानी में कथाकार ने रांची के पास के एक गांव महुआ कोचा की लड़की भगजोगनी के पलायन की मार्मिक कहानी कही है, जो अंततः एक सहृदय डॉक्टर के प्रयासों से वापस अपने गांव आ पाती है। पीटर पॉल एक्का उपन्यास लिखने के साथ ही कहानी लेखन के क्षेत्र में भी आगे थे। उन्होंने कई कहानियां लिखी हैं। परती जमीन कहानी में आदिवासियों की सीधे सरल होने और अंततः शोषण उत्पीड़न के शिकार होने की कथा है। वाच टावर में बिरसा सोय गार्ड की हैसियत से नौकरी करता है। अपने लोगों को फैक्ट्री के कारण विस्थापन के एवज में मिले मुआवजे की रकम को साल 2 साल में उड़ाते, बैंक में शून्य बैंक बैलेंस, शादी ब्याह में जरूरत से ज्यादा खर्च करते देख दुखी होता है। फायरिंग रेंज कहानी में कर्नल के लकड़ा झारखंड के प्रसिद्ध नेतरहाट स्कूल में पढ़ाई समाप्त करके नेशनल डिफेंस अकादमी में चयनित होता है और उसकी पोस्टिंग 4 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद तरक्की के साथ अपने ही इलाके में होती है, परंतु अपने क्षेत्र में पूरी यूनिट को फायरिंग रेंज तक ले जाने के मिशन में उसे अत्यंत ही भावुक कर देता है। यह मिशन, यह भावुकता से वह देखता है और सुनता है। जान देंगे जमीन नहीं देंगे, फायरिंग रेंज बंद करो बंद करो, जन जन का नारा है, जल जंगल जमीन हमारा है। कर्नल के लकड़ा मन ही मन यह दृढ़ निश्चय करता है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वह भी खुद को उसी जमात में शामिल करेगा जो अपनी अस्मिता की रक्षा में गीत गा रहे हैं। मंगल सिंह मुंडा का कहानी संग्रह है महुआ का फूल। इस संग्रह में कुल 10 कहानियां हैं। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में अपनी कहानी भेजा, जो कहानियां प्रकाशित हुई। उन्होंने झारखंड के प्रसिद्ध प्रेम कहानी छैला संधू पर भी छैला संधू नाम का प्रसिद्ध उपन्यास लिखा। वे धोखा कहानी में मुंगली नामक आदिवासी लड़की के ईंट भट्ठों में रघुनाथ ठेकेदार द्वारा शोषण की कथा कहते हैं। ज्योति लकड़ा अपनी पहली कहानी कोराइन डोबा से खूब चर्चित हुई। उनकी जो कहानी बाद में प्रकाशित हुई है, नई कहानी बोथ है, जिसमें कुटकू डैम का फाटक बालू और मिट्टी से अवरुद्ध हो जाता है और भादों के महीने में लगातार बारिश से नदियों का पानी ऊपर की जमीन पर बसे गांव तक पहुंच जाता है और इस गांव में बसने वाले खरवार, नगेसिया,
उरावों के बीच पानी पहुंच जाता है और आधी रात को खेत, नदी, खलिहान लेते हुए पानी तेजी से पीछे लौट रहा था। कुटकू डैम का फाटक मिट्टी से अवरुद्ध हो गया है, इस बात को वह जानती थी जो इस कथा की नायिका है। लेकिन इस बोट की लहरों में उसके 2 बच्चे आ जाते हैं और दोनों को ये दंपति खो देते हैं। वह बहुत वाजिब प्रश्न उठाती है कि जब पूरा देश स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती का जश्न मना रहा था, तब उस समय डैम के कारण आदिवासी क्षेत्रों में लोगों की क्या स्थिति हो गई है। कालेश्वर झारखंड के मूल वासी हैं, जिनके 2 कहानी संग्रह सलाम भाटू और मैं जीती हूँ प्रकाशित हैं। दोनों ही संग्रह की कहानियां आदिवासी मूलवासी जीवन पर आधारित उनके सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को सामने रखती हैं। इन कहानियों में आदिवासियों के विस्थापन का दर्द है। लाल दस्ते की असरदार मौजूदगी के निशान भी देखने को मिलते हैं। इन कहानियों में परिवेशगत चित्रण जंगल, नदी, पहाड़, खेतों के अस्तित्व पर मंडरा रहे खदानों, कारखानों के बहुधंधी दबावों को आंकने की भी कोशिश की गई है। कालेश्वर की अधिकतर कहानियां दृश्यात्मक चित्र प्रस्तुत करती हैं। अखड़ा के दृश्य, बाजार, हाट, आदिवासियों के नृत्य गीत, त्योहारों में वह किसी प्रकार की जीवन की कठिनाइयों में भी खुश रहते हैं, इस बात का उन्होंने आकलन किया है। सन 60 के बाद, पिछले दशक में सन 60 के बाद अशोक प्रियदर्शी का नाम झारखंड के हिंदी कथा क्षेत्र में प्रमुखता से आता है। उनकी कई कहानियां धर्मयुग हिंदुस्तान आदि में छपी थी। करम का लेख उनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। रीता शुक्ल कहानी के क्षेत्र में बड़ा नाम है। उनकी पहली कहानी आत्मदाह 1977 में आई थी। उन्होंने कई अच्छी कहानियां लिखी हैं और कहानी लेखन के क्षेत्र में इसलिए भी उनका बड़ा नाम है क्योंकि वो कहानी की कथा वस्तु से लेकर शिल्प और कथ्य में काफी मेहनत से कहानी लिखती हैं। उनके 5 कहानी संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। क्रॉन्च बद, बांधो ना नाव इस ठाव, दंश और श्रेष्ठ, आंचलिक कथाएं तथा शेष कथा। जयनंदन समकालीन हिंदी कहानी के युवा पीढ़ी के बहुत अच्छे कथाकार हैं। उनकी 150 से अधिक कहानियां आ चुकी हैं। वे 90 के दशक से निरंतर कहानियां लिख रहे हैं। उनकी कहानियों में भूमंडलीकरण के प्रभाव का वर्णन है। साथ ही समाज की बुराइयों पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। वे जमशेदपुर में काम करते थे, इसलिए कॉरपोरेट की चालाकियों से वे पूरी तरह परिचित थे और यूनियन नेताओं की खुदगर्जी से भी परिचित थे। मजदूरों की समस्या का भी उन्हें अच्छा परिचय था। विश्व बाजार का ऊंट कहानी में जयनंदन ने आर्थिक उदारीकरण के बाद हुए परिवर्तनों को बड़ी बारीकी से कथ्य में समेटा है। जयनंदन ने गांव, मजदूर, सामाजिक बुराइयों को ही अपनी कहानियों का विषय बनाया है। उनकी कहानियों में प्रेम भी सहजता से मौजूद है। टेढ़ी उंगली और घी इसी प्रकार की कहानी है। वासुदेव पिछले 15 वर्ष से लगातार लिख रहे हैं। इस जंगल के लोग शीर्षक पुस्तक में झारखंड के कई कथाकारों की कहानियां मौजूद हैं।
इस जंगल के लोग किताब का उन्होंने संपादन किया है। पूर्णिमा केडिया, अनीता रश्मि, के साथ नीरा परमार ने भी कहानी लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। साथ ही अनुज लुगुन जो कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नाम है, उन्होंने वागर्थ में एक कहानी अपनी भेजी थी जो प्रकाशित हुई है, उसका नाम है हाजरी। इस प्रकार झारखंड का जो हिंदी कहानी लेखन का परिदृश्य है, पिछले 60-70 सालों में जो कहानियां लिखी गई हैं, प्रकाशित हुई हैं, उनमें से कई कहानियां पाठकों के जेहन में, स्मृतियों में याद रखने लायक हैं और कई कहानियां झारखंड का प्रतिनिधित्व करती हैं और झारखंड के कई कथाकार राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित कथाकार हैं।